हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आपके बीबीए का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड, जो भी नाम हो आपके सब्जेक्ट का, ये उसी कॉन्सेप्ट को लेके मेनली स्टैटिस्टिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो सारे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहीं से बदल नहीं जाता है, सब सारे जो नाम बदल सकते हैं सब्जेक्ट के, लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। ठीक। सो स्टैटिस्टिक्स में आपका सिलेबस में ये बेसिकली दिया नहीं था, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। बट यू आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो लॉ हैं जो बनाए गए हैं स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपके दो लॉ बनाए गए हैं। फर्स्ट वन यही है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एंड सेकेंड है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग ने इसका प्रीवियस जो लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। उसमें बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके क्या प्रोसेस है, नेचर है, डेफिनेशन क्या है, वो सब हमने डिटेल में देख लिया था। सो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की अगर बात करें तो इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा था सेंसस एंड सैम्पलिंग। आप लोग को आई थिंक याद होगा ये सेंसस एंड सैंपल सर्वे हमने देखा था। क्या मतलब बताया था मेरे सेंसस और सैंपल सर्वे का? जस्ट अ सेकेंड। सेंसस का बताया था कि सेंसस में हमने सारे डेटा को लेना होता था, मतलब हर किसी से हम पूछेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन से हम बात करेंगे, हर लोग से रिस्पॉन्स लेंगे, वो था आपका सेंसस। लेकिन सैंपल सर्वे क्या था? सैंपल सर्वे वहीं पर आया कि हम सबसे बात नहीं करेंगे, सबसे रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, लेकिन जो इस पूरे पॉपुलेशन के सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगर ये पूरा मेरा पॉपुलेशन एरिया था तो इसके सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव अगर इतने पार्ट वाले में हो जा रहा है, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पूरे इस पॉपुलेशन के, तो एज अ सैंपल उनको लेके हम उस पर टेस्ट करके, उसको डेटा को कलेक्ट करके, उनसे फिर इंफॉर्मेशन गैदर करके उनसे हम उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे क्या आया है, तो उसको हम सैंपल कहते थे। तो इस सैंपल के बेस को ही मानते हुए सैंपल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल कलेक्ट करने में सैंपलिंग हमें करना पड़ता है, सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। ठीक। सैंपलिंग टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट में आगे बताऊंगी, सैंपलिंग का टॉपिक में क्या क्या है। सैंपलिंग बेसिकली बस ये जान लो, सैंपलिंग क्या होता है कि आप पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर आप निकाल रहे हो, उसे आप क्या कहते हो? सैंपलिंग कहते हो। ठीक। अब सैंपलिंग यहां पर दो तरीके से हो सकती है। एक आती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दो तरीके की सैंपलिंग हम करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? हर जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, हर रिस्पॉन्सेस के, हर रिस्पॉन्स का आने का जो चांस है वो इक्वल है, वो हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉन प्रोबेबिलिटी में हर किसी यूनिट का पार्टिसिपेट होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला आता है रैंडम सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सबसे पहला आता है रैंडम सैंपलिंग। दूसरा आपका आता है क्लस्टर, या स्ट्रैटिफाइड पहले लिख देती हूँ। ठीक। क्लस्टर भी लिख देती हूँ। ठीक है। और कौन सी सैम्पलिंग आती है आपके इसमें? एक और आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक। ये आप क्या आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका आता है कोटा, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और आता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, और लास्टली आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग।
इसको पढ़ाने से पहले मैं ये आपको सैम्पलिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सैम्पलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। सैम्पलिंग एक रिसर्चर है, जो भी पर्सन है, किसी बारे में उसको जानना है, किसी बारे में उसको समझना है, किसी चीज के बारे में रिजल्ट देखना है, तो वो सर्टेन पॉपुलेशन उसका है। पॉपुलेशन मतलब पूरा एक कंट्री नहीं आता है, पॉपुलेशन कोई भी एरिया, जिस भी एरिया में वो रिसर्च करना चाहता है, जिस भी एरिया के बारे में वो जानना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया उसका पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक, किसी एक यूनिवर्सिटीज के बारे में जाना तो यूनिवर्सिटीज उसकी पॉपुलेशन हो गई, उसमें सेलेक्ट कर रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज को, वो उसका सैंपल हो गया। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझो। सो सैम्पलिंग क्या है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कुछ रिप्रेजेंटेटिव, परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड एट सैम्पलिंग। तो अब सैम्पलिंग किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं, ये मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब हर किसी के आने की चांसेस इक्वल है, सब कोई उसमें सेलेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। जहां रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि आप एट रैंडम जितने भी लोग हैं एट रैंडम लोगों को सेलेक्ट करोगे, बिना किसी बाइसनेस के। एट रैंडम आपने सेलेक्ट किया, रैंडम सैम्पलिंग किया, जिसमें बाइसनेस नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई पार्शलिटी नहीं होती। आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो कि हमको ये रिजल्ट चाहिए तो हिसाब से हम इसी लोगों को सेलेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एट रैंडम लोगों को सेलेक्ट करते हो, तो वो क्या हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में आप स्ट्रैटिफाइड और जो क्लस्टर है वो यही बताता है कि आप कैसे होमोजीनियस चीजों से, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनसे कैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को सेलेक्ट करके आपने उस पर एनालिसिस कर दिया। जैसे स्ट्रैटिफिकेशन करना होता है, तो स्ट्रैटिफाई क्या कैसे करते हो कि सर्टेन पॉपुलेशन में ढेर सारे लोग हैं, उन ढेर सारे लोगों में आपने क्या कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज को अलग कर दिया, जो एल्डर लोग हैं उनको अलग कर दिया, सबको अलग अलग क्राइटेरिया में बांट दिया। अब अलग अलग क्राइटेरिया में बांटने के बाद किसी एक क्राइटेरिया को आपने पूरा ले लिया, सिर्फ बॉयज को ले लिया, सिर्फ गर्ल्स को ले लिया, सिर्फ वुमेन्स को ले लिया, मेंस को ले लिया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गया। आपने अलग अलग बांट के उस पूरे एक होमोजीनियस जो सेम सिमिलर लोग हैं, सारे बॉयज हैं, सारे गर्ल्स हैं, सारी वुमेन्स हैं, उन एक सर्टेन ग्रुप को लेके आप उस पर एनालिसिस कर रहे हो, उन लोगों से सारे रिस्पॉन्स लेके एनालिसिस कर रहे हो, तो वो आ गया आपका स्ट्रैटिफाइड। क्लस्टर में क्या हो जाता है? क्लस्टर में अब इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, हल्का सा। क्या हो जाता है? सारे पर्सन लोग हैं, एक पूरा पॉपुलेशन है, जिस भी लोगों से आपको लेना था, उस पूरे पॉपुलेशन में से आपने क्या किया, मान लो कॉमर्स वाले बच्चों को अलग कर दिया, आर्ट्स वाले को अलग कर दिया, साइंस वाले को अलग कर दिया। अब उसमें से क्या किया, आपको सब बच्चों को अलग कर दिया, बच्चे भी हैं उसमें, मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों है ना, कॉमर्स में लड़के लड़की दोनों हैं, आर्ट्स में भी दोनों हैं, साइंस में भी दोनों हैं। अब क्या किया, उसमें से आपने अलग अलग उसको होमोजीनियस कर दिया। होमोजीनियस किस बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे नहीं किया, अब उनके फील्ड के बेसिस पे अलग अलग कर दिया। अब क्या किया, कुछ लोगों को कॉमर्स से ले लिया, कुछ लोगों को आर्ट्स से ले लिया, कुछ लोगों को साइंस से ले लिया। अब एक ऐसा ग्रुप बना दिया। अब ऐसा एक ग्रुप बना दिया, कैसा ग्रुप बन गया, हेट्रोजीनियस ग्रुप बन गया। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया में वो अलग हैं, डिफरेंट है, मतलब कॉमर्स वाले अलग हैं, आर्ट्स वाले अलग हैं, साइंस वाले अलग है। ऐसा एक ग्रुप बनाया है, तो वो कौन सा सैम्पलिंग हो जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, लास्टली था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम के हिसाब से आपने 7th पर्सन को लिया, तो अब 17th पर्सन को लोगे, फिर 27 पर्सन को लोगे, फिर 37 पर्सन को लोगे, फिर 47 पर्सन को लोगे, ऐसे 7 वाला लास्ट में बस आना चाहिए, 7 वालों को ही लोगे। देखिए सिस्टम के हिसाब से आपने सिस्टमैटिक वे में हर 10वें पर्सन पे आप 10वें पर्सन से पूछते हो, सवाल करते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट 10 पर्सन से पूछोगे, उसके बाद नेक्स्ट 10 पर्सन से पूछोगे। तो ऐसे सिस्टमैटिक वे में किसी सैम्पलिंग आप करेक्ट कर रहे हो, तो उसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहोगे। तो ये तो हो गया, एट रैंडम आप कर रहे हो, कोई प्रोबेबिलिटी सबकी है आने की, कोई भी आ सकता है, 10th पेज पे आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। ठीक, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 4 आता है, कोटा, कन्वीनियंस, पर्पसिव और स्नोबॉल। कोटा क्या हो गया, क्या आपने एक सर्टेन कोटा फिक्स कर लिया कि हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे, यही बस मेरे हैं रिस्पॉन्डेंट, इनसे पूछेंगे और ये हमको जवाब दे देंगे, कोटा मैंने फिक्स कर दिया। ठीक, कोटा वाइज कर दिए। कन्वीनियंस मतलब कि में हम जहां तक जा सकते हैं, हमको ओवरऑल इंडिया का जानना है, हम नहीं जान सकते तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के एरिया के जाने, उत्तर प्रदेश में भी सारे स्टेट का नहीं जान सकते हैं, तो सिर्फ हम अपने जहाँ लखनऊ रह रहे हैं, गोरखपुर रह रहे हैं, जिस भी प्लेस पे रह रहे हैं, उस प्लेस के इंसान से ही पूछेंगे, उस प्लेस से इंसान से ही हम में से फीडबैक ले लेंगे, रिस्पॉन्स ले लेंगे, सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जहां पर है, जहां तक हम जा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जो रिसर्चर है, अगर कोई सैम्पलिंग कर रहा है, रिस्पॉन्डेंट लेकर आ रहा है, तो उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कह देंगे। ठीक, नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस मतलब किसी सर्टेन पर्पस के बेस पे, आप एक पर्पस है, उस बेस पे आप किसी को कलेक्ट करने गए हो, तो आपका पर्पसिव हो गया। लास्टली आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है कि आपने एक पर्सन से पूछा, मैंने आपसे पूछा, मैं आपको जानती हूँ, आपसे मैंने पूछा,
फिर सवाल जवाब कर लिया, फिर मैं आपसे पूछी कि और बताओ किससे पूछ सकती हूँ, फिर आपने किसी और का नाम दिया, फिर मैं उसके पास गई, फिर मैं उससे पूछी कि और बताओ कौन बता सकता है हमको इस बारे में, फिर मैंने किसी और के पास गई, फिर उससे पूछी। तो ये क्या स्नो बॉल बन रहा है कि कनेक्ट होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं लोग, तो उसको हम कहेंगे स्नो बॉल सैम्पलिंग। ओके, सो ये थे आपके बेसिक आपके यही है। बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड और भी हैं, लेकिन बेसिक अगर ना जानो तो सैम्पलिंग ये दो तरीके से, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, इन दो तरीके से होता है, ये सारे चार नाम। अब यहाँ बताने का ये मतलब ये था क्योंकि हमको ये बताना था लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की बात करनी थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इट स्टेट्स दैट इफ अ सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन, इट इज लाइकली टू पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ कि एट रैंडम, ऐसा नहीं कि आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, हम आपको जानते हैं तो हम सिर्फ आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक? ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा कि हम उसको जान रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से जवाब हो सकता है हमको दे दे, ठीक? तो ये ऐसा काम नहीं करना है, आपको एट रैंडम लोगों को सेलेक्ट करना है कि जिसको आप नहीं जानते हो, जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट रैंडम आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हो अपना सैंपल कलेक्ट करने के लिए। सैंपल मतलब मैं सैंपल जब मैं बोल रही हूँ तो मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कि एक रेगुलरिटी की बेस पे एक रैंडम सिलेक्शन आप कर रहे हो अपने रिस्पोंडेंट्स का, तो उसको हम इस लॉ से जानते हैं, ठीक? अ सैंपल सिलेक्टेड इन दिस मैनर would be representative of the population। अगर इस तरीके से आप अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो वो एक सही रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके पूरे पॉपुलेशन के, ये अच्छा माना गया है। इस वजह से आपको लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का ध्यान देना होगा कि आप जिन भी लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो वो एट रैंडम हो, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी इट कैन बी। सो ये क्या हो जाएंगे? आपकी पूरा पॉपुलेशन जो है, जिस भी एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, जिस भी एरिया का आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बहुत बेहतरीन सैंपल आपके मिल जाएंगे, ठीक? If this condition is satisfied, it is possible for one to depict fairly accurately the characteristics of the population by studying only the part of it। अगर इस तरीके से आप कर रहे हो सैम्पलिंग, मैंने आपको सारा बता दिया टेक्निक, लेकिन अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, चाहे कोई भी आप टेक्निक अपना रहे हो, कोई भी टेक्निक अपनाओ, लेकिन आप एक रैंडम तरीके से अपने लोगों को चुन रहे हो, जो आपके पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, एट रैंडम आप उनको सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका हाई चांस होता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो काफी एक्यूरेट आएगा, फेयरली एक्यूरेटली आपको सारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट आपका सही होगा, ठीक? अब बात आती है सेकेंड वाले की। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। एक तो उसने कह दिया कि आप एट रैंडम किसी को भी उठा लो, कोई आपका जान पहचान का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एट रैंडम बिना बाइस्ड हुए, बिना पार्शल हुए, बिना ये सोचे कि जो मैं रिजल्ट आना चाहिए वो भले ना आए, लेकिन ये बिना सोचे आप एट रैंडम लोगों को लेकर आओ। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर को फॉलो करना होगा कि एट रैंडम तो आपको सेलेक्ट करना ही है लोगों को, लेकिन आपको अपना स्टैटिस्टिकल जो सैंपल है, जिसको कहते हैं सैंपल साइज है आपका, उसको आपको लार्ज रखना होगा। इट शुड बी लार्ज, ज्यादा रहेगा सैंपल साइज। ये पूरा पॉपुलेशन था, ठीक? ये पूरा पॉपुलेशन था, इसका इतने पार्ट से बस स्टडी करोगे तो थोड़ा सा एक्यूरेटली आना गलत हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है ना हो, क्योंकि आपने सिर्फ इतने लोग की स्टडी की, इतने तो पूरे छुट्टे ही रह गए ना। लेकिन आपने इतने लोग की ना करके अगर इतना कम से कम आधा इतना कर दिया, इसका आधा कर लिया, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके थोड़े और अच्छा एक्यूरेट हो जाएगा कि हमने इतनी सी ना सा पूछ के, इतने से ना पूछ के, अपना रिजल्ट ना देके, हमने इतने सारे लोगों से पूछा। इन शॉर्ट 100 लोगों से ना पूछ के उसके बारे में 1000 लोगों से पूछा, 5000 लोगों से पूछा, तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। जब आप लार्ज नंबर में बात करते हो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के साथ में यूज होता है कि आपको एट रैंडम चूज करना है, लेकिन एट रैंडम चूज करने में आपको ज्यादा लोग को चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप एट रैंडम किसी को चूज करो, 10 लोग को ही चूज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव, उस हिसाब से जितने लोग मैक्सिमम चाहिए होंगे उतना एटलीस्ट आपको, जितने लोग आपको मिनिमम चाहिए होंगे उतना एटलीस्ट आपको रखना होगा। आपको लगेगा कि 1000 लोग चाहिए तो 1000 लोग को एट रैंडम आप सेलेक्ट करो, अपना जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रिलायबल मिलेगा, भरोसेमंद मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लार्जर देन द साइज ऑफ सैंपल, मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। जितना ज्यादा आपके सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका आंसर करेक्ट आएगा। यही बात यहाँ पर भी लिख दी इसने। दिस इज बिकॉज when large number are considered, the variation in the component part tends to balance each other and therefore the variation in the aggregate is insignificant। इससे क्या होता है? आपने जैसे एग्जांपल एक बताती हूँ, पहले भी शायद मैंने बताया ये चीज कि एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं, ठीक? अब उस 5 लोगों में
मैं आपको जानती हूँ, ठीक, आपसे छोटे लोग भी हैं, आपसे बड़े लोग भी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ जानते हैं। तो चलो मान लो हम आपको भी नहीं जानते, ठीक, लेकिन मैंने सबसे पहला वाला जो आप मेरा है वो उसको फुलफिल कर लिया कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी रखना, एट रैंडम सेलेक्ट करना है। मैंने आपको ही एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको नहीं जानती पर्सनली, मैंने आपको एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये इसके छोटे वाले लोग हैं और इससे बड़े वाले लोग हैं, तो ये जो बीच वाला पर्सन है वो सही हमको रिस्पॉन्स अपने फैमिली का पूरा दे देगा, ठीक है, दे देगा, ऑब्वियसली बात है दे देगा। लेकिन क्या वो पूरा 5 लोग का एनालिसिस वो 1% दे रहा है तो थोड़ा सा बाइस नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा गलत नहीं हो जाएगा कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट रिजल्ट हो सकता है मिले? क्या पता वो अपने से बड़े को सही से ना बता पाए, अपने छोटे को सही से ना बता पाए। इसका मतलब क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर जाएंगे, 5 लोग रह रहे हैं तो एटलीस्ट 3 लोगों से तो हम बात करेंगे, एक सबसे बड़े से, एक आपसे तो हम कर ही रहे थे एट रैंडम आपसे कर रहे थे, एट रैंडम सबसे बड़े वाले से करेंगे और एट रैंडम सबसे छोटे वाले से करेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, पूरा एल्डर से लेके जो यंगेस्ट वाला पर्सन है वो पूरे फैमिली का हर चीज वो क्लियरली हर चीज अपने आप से समझ पाऊंगी, मैं आपको रिजल्ट फिर अच्छे से आपके फैमिली का दे पाऊंगी। सो इससे क्या था, यही मतलब था कि आपको एट रैंडम सेलेक्ट करना और साथ ही साथ अपना जो भी पॉपुलेशन साइज है उसका थोड़ा सा सैंपल साइज आपको ज्यादा रखना है ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आ सके। ओके, सो ये था आपका 2 लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अब मैंने बात की थी कि डेटा की, तो डेटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा थोड़ा सा वहीं पर पढ़ लिए थे, और डेटा सोर्स हम कहते हैं, आप पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो टाइप्स ऑफ डेटा सोर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 तरीके के डेटा सोर्स है हमारे पास, एक आता है डेटा सोर्स आपके 2 तरीके के हैं, एक आता है आपका प्राइमरी डेटा जो कि यहाँ नहीं लिखा है, और एक आता है आपका सेकेंडरी डेटा। पहले सेकेंडरी डेटा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो सिंपल होता है। सिंपल क्या होता है, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म, किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टेड होते हैं, तो एग्जिस्टिंग उनकी रहती है, एग्जिस्टिंग होते हैं वो, जैसे कहीं पर भी पब्लिश्ड हो, ठीक, जर्नल हो गया, आर्टिकल हो गया, बुक्स हो गया, ठीक, ऑनलाइन कोई पब्लिश एरिया हो गया, ठीक, कोई भी ऐसा पब्लिक एरिया हो गया, कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया कोई जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, वेबसाइट हो गए, एनुअल रिपोर्ट हो गया किसी भी कंपनी का, एनुअल रिपोर्ट हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीज क्या है, सेकेंडरी डेटा है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, कहीं पर लिखी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने में ही कि आपको कोई चीज जानना हो, थोड़ी एक्यूरेसी लानी हो अपने रिसर्च में, तो प्राइमरी डेटा सिर्फ ना लेके आप सेकेंडरी डेटा का हेल्प लेके आप देख सकते हो कि ऑलरेडी क्या एग्जिस्टिंग चीजें हैं, किस चीज के बारे में बात हो चुका है, तो क्या नहीं हुआ, यहीं से फिर गैप नजर आता है कि यस ये गैप है, ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको हम गैप मान के अपना एक नया रिसर्च कर सकते हैं जिसमें हम हेल्प ले सकते हैं किसका, प्राइमरी डेटा का। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो फ्रेश होता है, फ्रेश मतलब कि उसके वो डेटा आपका खुद का डेटा है, आप खुद जाके रिस्पॉन्डेंट्स लोग से बात करके लेकर आए हो, ठीक, इंटरव्यू लेकर आओ, कैसे कैसे ला सकते हो आप, इंटरव्यू करके लेकर आए हो, क्वेश्चनर भरा है, क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर एक फॉर्म होता है, ठीक, फॉर्म होता है जिसमें मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, तो इंटरव्यू करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, खुद का आपका इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी डेटा आपका हुआ, क्वेश्चनर ला सकते हो, क्वेश्चन का फॉर्म आप दे सकते हो, बांट सकते हो, ऑनलाइन भेज सकते हो, सामने वाला भर के, गूगल फॉर्म होता है ना, गूगल फॉर्म भर के आपको दे दिया, ठीक। फिर आता है आपका शेड्यूल। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं, शेड्यूल होता है आपका जब आपने इंटरव्यू और क्वेश्चनर को मिला दिया, मतलब इंटरव्यू में क्या हुआ, आप रिसर्चर हो, आप खुद ही सवाल पूछ रहे हो, उसने जवाब दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया या लिख लिया। क्वेश्चनर में क्या किया, आप पूछ नहीं रहे हो सामने, आपने फॉर्म दे दिया, वो खुद से पढ़ेगा, खुद से भरेगा और आपको दे देगा। शेड्यूल में क्या हुआ, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पहले से स्ट्रक्चर बना लिए, क्वेश्चनर जैसा आपने क्वेश्चन बना लिया सारा, अब उस क्वेश्चन को आप सामने वाले पर्सन सामने बैठे हो, आपके सामने मैं बैठी हूँ, आपसे मैंने वो सारे सवाल एक एक करके सबसे पूछा, और जो जो आप जवाब दे रहे हो उसको मैं खुद टिक कर रही हूँ या मैं खुद आंसर लिख रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। मेन डिफरेंस जो आपके क्वेश्चनर और शेड्यूल में होता है वो यही होता है कि क्वेश्चनर को अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो ही वो उसको कर सकता है, भर सकता है, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा खुद से। लेकिन शेड्यूल इसलिए टेक्निक आया था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए कि कोई रूलर प्लेस है या ऐसा कोई
जगह है जहाँ पर थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनसे वो सर्वे करना हो, उनसे चीजें जानना हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करना हो, तो उनको क्वेश्चनर दे के चले आओगे तो जवाब नहीं देंगे, भरेंगे नहीं। उसका मूंगफली बनता है ना, वो बना के उसमें खा के खत्म। ठीक, तो अब आपको वहां बैठना पड़ेगा, वही क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, वो पूछोगे, वो जो जवाब देंगे उसको आप खुद अपने हाथ से टिक करोगे। तो इसमें रिस्पॉन्डर जो होता है उसको इलिटरेट होना, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। क्लियर है? तो इसका मेन डिफरेंस यही है, याद रखना हमेशा। 3 टेक्निक्स होता है प्राइमरी डेटा का। सो यही है, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। और नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिखा है प्राइमरी डेटा के बारे में। प्राइमरी डेटा क्या है? डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, does it have to be collected from the first time from the primary source। जो भी सोर्सेज हैं, इंटरव्यू लो, क्वेश्चनर लो, शेड्यूल करो, इन सोर्स से प्राइमरीली आप पहली बार फर्स्ट हैंड आप उससे बात करके वो चीज पूछ रहे हो। ठीक, by this very nature these data required fresh and first time collection covering the whole population or the sample drawn from it। अब इसमें क्या कर सकते हो, प्राइमरी डेटा ऐसा तो नहीं सब होल पॉपुलेशन से भी ले सकते हो। अगर आपको इंडिया की पॉपुलेशन ही जाननी है तो आप पूरे पॉपुलेशन से लोगे, सब इंसान से बात करोगे, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, क्या एज है, किस सब कुछ पूछोगे। लेकिन अगर आपको इतना पूरा देश के बारे में नहीं जानना है, आपको छोटे मोटे यूनिट्स के बारे में जानना है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है, दिल्ली के बारे में जानना है, एमपी के बारे में जानना है, कोलकाता के बारे में जानना है, चाहे साउथ के साइड में जानना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपका पॉपुलेशन एरिया है आप वहीं से सैंपल कलेक्ट करोगे। सो आप खुद जाके उनसे बात करके लेकर आओगे, क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू, इन साइड में एक फ्रेश आपका डेटा आ रहा है तो उसको आप प्राइमरी डेटा कहोगे। इसके बारे में हमने आपको पिछले साइड में बता दिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करूंगी यहाँ पर। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? अगर आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आ रहे हो तो एज अ रॉ मटेरियल क्या हो गया, वो आपका रॉ डेटा हो गया। कोई भी इंफॉर्मेशन बस आपने गए और पता करके लेकर आए, ठीक, तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, और रॉ मटेरियल का डिक्शनरी मीनिंग कहें तो एक फैक्ट्स हो गए, जो भी फैक्ट्स आपको पता चले, जो भी चीजें एट रैंडम, जो भी सवाल आपने पूछा, जो भी चीजें आपको पता चली वो चीजें आपने लेकर आ गए। ठीक, रॉ आ गया आपके पास। अब टू प्रोसेस द प्रोसेस टू गेट अ प्रॉपर आइडिया ऑफ द डिटेल मेंशन इन रॉ डेटा में जो भी डिटेल में मेंशन था उसको आप क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको निकालोगे और अपने रॉ डेटा को क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। तो नेक्स्ट हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ना, कैसे आप अपने डेटा को बांट रहे हो। तो रॉ डेटा आया था आपके पास, रॉ डेटा में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट आपको अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए चाहिए था, उसको आपने उससे एक्सट्रैक्ट किया, छांटा उसको। छांटने के बाद आपने क्या किया? उस चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया। क्यों किया? ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सको और इजिली एनालाइज कर सको और कंपेयर कर सको। इजी एनालाइज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए आपने उसको छांटा। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या किया? इतना चीज हो गया। ऑर्गेनाइज कैसे आपने डेटा रॉ मटेरियल लेकर आए और उसको ऑर्गेनाइज किया। अब क्या करोगे? अब ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने बहुत सारे डेटा थे ऐसे लिखा हुआ था भर भर के, अब उसको जैसे कि आप अकाउंटिंग में करते हो ना, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे? थोड़ा उसको बांटोगे ना, थोड़ा उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हो ना, तो वहां पर भी क्लासिफिकेशन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे कर देते थे, कुछ परचेज वाला परचेज में डाल देते थे, सेल वाला सेल में डाल देते थे, कैश वाला कैश में डाल देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर जो डेटा आपने लेकर आए, अब डेटा जिस भी नेचर का होगा उसको किस तरीके से बांट सकते हो? क्लासिफिकेशन और डेटा कैसे कर सकते हो? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब प्लेस के बेस पे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, यूपी बिहार, लखनऊ हो गया और स्पेसिफाई लखनऊ, गोरखपुर, बनारसी, प्रयागराज, सब अलग अलग जगह के बेस पे, एरिया के बेस पे अगर आप बांट रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब टाइम की बात करता है। टाइम पीरियड मतलब ईयर के बेसिस पे अपने डेटा को बांट दो कि आपने 10 साल का डेटा कलेक्ट किया है, तो पहले साल में क्या किया, दूसरे साल में क्या किया, तीसरे साल में क्या किया, चौथे साल में क्या किया। मंथ के बेस पे बांट दो, वीक के बेस पे, डेट्स के बेस पे, आवर्स के बेस पे। अगर इस समय के बेस पे बांट दो, बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के बेस पे बांट रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इन दो तरीके से आपने डेटा को, जो ऑर्गेनाइज डेटा था आपका, उसको आप बांट सकते हो। नेक्स्ट कैसे बांट सकते हो? डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, या इसको ये भी कहते हैं एट्रीब्यूट्स के बेस पे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अगर इसमें आप प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करते हो, जैसे एट्रीब्यूट्स के बेस से मतलब कि आपने जो भी डेटा लेकर आए हो, अब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, कम कर दिया। अब उसमें से देखिए कौन फीमेल ने रिस्पॉन्ड दिया, किसने, कौन से मेल ने रिस्पॉन्ड दिया क्या। ठीक, तो मेल और फीमेल एक आपने बांट दिया, फीमेल और मेल के बेस पे आपने बांट दिया। दूसरा एज के बेस पे बांट सकते हो, ठीक, कि 25 से कम वाले
25 से 50 वाले, 50 से ऊपर वाले, एज के बेस पे बांट दिया। एजुकेशन के बेस पे बांट दो, ठीक। एजुकेशन में कौन से अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर वाले, ठीक, ऐसे करके बांट दिया। और क्या कर सकते हैं हम, जॉब के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, जॉब ऑक्यूपेशन के बेस पे बांट दिया, ठीक। जिसमें सर्विस वाला आ गया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी आ गया, ठीक। मतलब अभी ऑक्यूपेशन नहीं करता है लेकिन वो भरा है, क्योंकि 25 से हम नीचे का भी तो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जॉब ना करता हो, तो हम स्टूडेंट का भी डाल दिए, सर्विस वाले का भी डाल दिए, बिजनेस करने वाले का भी डाल दिए, किसी प्रोफेशन में है तो उसका भी डाल दिए, ऐसे करके। तो मतलब हम क्या किए यहाँ पर, क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव हम चीजों को बांटे हैं। क्वालिटेटिव ही है ना, कि मेल फीमेल हो गया, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब ऑक्यूपेशन हो गया, तो इसके बेस पे अगर हम बांट रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, जिसमें आप ये देखते हो किसी चीज के प्रेजेंस और एब्सेंस, जैसे लिटरेट और इलिटरेट के बेस में बांट सकते हैं। अगर हम लिटरेट निकाल लें सिर्फ, कि जो भी डेटा हमने 100 लोग का किया था, तो 100 में से 40 जो है वो इलिटरेट है, तो इलिटरेट कितने हो गए, इलिटरेट अपने आप 60 हो गए कि नहीं। अगर हम ये निकाल लें कि जो डेटा 100 था उसमें से 60 जो है वो मेल है, 60 मेल है, तो 40 फीमेल हो गई कि नहीं हो गई। इस बेसिस पे अगर हम किसी चीज को बांट रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे अगर हम किसी चीज को बांट रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटी के बेस पे हम अब मेजर करेंगे, नंबर्स में बात करेंगे, नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो अब यहाँ क्या मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट की बात करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे हैं। जैसे अब क्वांटिटी की बात करें तो सेल कितना गया, प्रॉफिट कितना गया, पहले साल में कितना गया, दूसरे साल में कितना गया, तीसरे साल में, चौथे साल में, ईयर्स की बात कर रहे हैं, सेल की बात करें, नंबर्स की बात करें, इस तरीके से अगर बांट रहे हैं। या क्लास में जितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक, इस चीज की बात कर रहे हैं। साथ में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 75% से ऊपर पाए हैं, कौन से ऐसे हैं जो 75 से नीचे पाए हैं। अब 75 से नीचे में भी कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 75 के बीच में पाए हैं। तो अगर इस तरीके से हम बांट कर नंबर्स के, नंबर पता चल गया ना, कि अगर मान लो 100 बच्चों का डेटा है मेरे पास, 100 में से 20 बच्चे जो हैं वो 75 अबव पाए हैं, 30 बच्चे जो हैं वो क्या लिखूं, 50 से 75 के बीच में पाए हैं, ठीक, ये हो गया। फिर 40 बच्चे जो हैं वो 25% से लेके 50 के बीच में पाए हैं, और एक और कर लूं, 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं, वो 25 से भी नीचे पाए हैं, ठीक, वो फेल हो गए, ठीक। ऐसे करके हमने क्या किया, डिवाइड कर दिए नंबर्स के बेस पे। पता है ना मुझे कितने बच्चे कितना पाए हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, दिस कैन बी काउंटेड। हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। जब भी किसी चीज को आप काउंट कर पाते हो या मेजर कर पाते हो, तो उसको आप क्या कहोगे, हमेशा उसको आप वेरिएबल कहोगे। और जिस चीज के प्रेजेंस और एब्सेंस की बात होती है, जिस चीज के प्रेजेंस और एब्सेंस की बात होती है, तो उस चीज को आप क्या कहोगे, उस चीज को आप एट्रीब्यूट्स कहोगे, हमेशा याद रखना, ठीक। प्रेजेंस, एब्सेंस, एट्रीब्यूट्स, कोई है कोई नहीं है, मेल है फीमेल है, लिटरेट है इलिटरेट है, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, इस बेसिस से बांट रहे हो तो वो एट्रीब्यूट्स। और जिस चीज को गिन सकते हो, मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, नाप सकते हो, उसको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफाई कर रहे हो, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्टिव तो क्वालिटेटिव को कहते हैं, सॉरी, इसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इसी का डिफरेंस लिखा है एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल का, जो आपको बता भी चुकी हूँ। क्वालिटेटिव क्या हो जाएंगे, जैसे लाइक सेक्स, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, आई कलर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अगर पता चले कितने लोग का है तो कितने लोग का नहीं है, ये पता चल जाएगा। नेशनैलिटी देखेंगे तो कौन से इंडियन है, नॉन इंडियन कौन से हैं, इंडियन पता चले तो नॉन इंडियन कितने पता चल जाएगा। आई कलर का क्लासिफाई कर लें, ब्लू आइज किसकी है, ब्राउन आइज किसकी है, ब्लैक आइज किसकी है, और भी कोई होगा अदर कर देंगे, तो वैसे हमको डिवाइड कर दिया, ठीक। ब्लाइंडनेस के एक पे कर सकते हैं, सेक्स के बेस पे मेल फीमेल हो गया, ठीक। ब्लाइंडनेस के बेस पे कौन सा ब्लाइंड है, कौन ब्लाइंड नहीं है, कौन डेफ है, कौन डेफ नहीं है, इसकी बात हो गई, ठीक। सो जिस विच कैनॉट बी मेजर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, विच कैनॉट बी मेजर, ओनली द प्रेजेंस एंड एब्सेंस इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन बी नोटेड। सिर्फ उनका प्रेजेंस और एब्सेंस हम देख पाते हैं कि वो मेल है फीमेल है, ब्लाइंड है नहीं है ब्लाइंड,
डेफ है नहीं है डेफ, एजुकेटेड है नहीं एजुकेटेड, एम्प्लॉयड है नहीं है एम्प्लॉयड, इसके बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल। और वहीं क्वांटिटेटिव की बात करें या मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, which can assume any of the prescribed numerical value, कोई numerical value हो सकता है उसका, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। इसमें मेनली दो तरीके क्या आते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। मैंने डिफरेंस टाइम बताया था, डिस्क्रीट वेरिएबल कैन बी काउंटेड और दिस कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं। जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, चल रहा है, परसेंटेज है, पॉइंट में भी आ सकता है, वेट है, हल्का सा चेंजेस भी आ सकता है, वो चल रहा है, तो उसको मेजर कर रहे हैं। और काउंट मतलब एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स का बताया, मार्क्स किसने कितना पाया, बता सकते हो किसने कितना पाया, तो वो काउंट कर सकते हैं हम, ठीक। तो ये आपके दो हो गए यहाँ पर। अब मेन आता है आपका स्टैटिस्टिकल सीरीज, जिसके बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज या सीरिएशन कहते हैं। The process of arranging the classified data into logical or systematic order is called as seriation। एक सीरीज के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको क्या कह रहे हैं आप, सीरिएशन कह रहे हो, और सिंपली बोले तो सीरीज कह रहे हो, ठीक। अब ये सीरीज जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, सीरीज तीन तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या कहता है, आपने किसी एक पर्सन की 10 लोग की बात की, 10 लोग की बात कर ली, 10 स्टूडेंट्स की बात कर ली, ठीक, 40 वुमेन्स की बात कर ली, ठीक, और चलो 100 एम्प्लॉयज की बात कर ली, ठीक। अब 10 स्टूडेंट को हम देख सकते हैं, डेटा दिख रहा है, 40 वुमेन तक भी देख सकते हैं, लेकिन फिर बात आ गई 100 वुमेन को, 100 एम्प्लॉयज को भी देख लिया। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा चीजों को छोटा करना है। छोटा मतलब लिखने में छोटा करना है, लिखने में छोटा कि अब हमें देखना हो, 10 स्टूडेंट का देखना हो देख लेंगे, 40 का स्टडी करना हो कर लेंगे, 100 का भी स्टडी करना हो कर लेंगे, अब 100 से ज्यादा करना है, कैसे करेंगे। मतलब ये देखना हो कि मान लो कि 10 मार्क्स 10 10 10 10 10 पाने वाले कितने हैं, 10 मार्क्स पाने वाला एक, अब यहाँ पे लिखे नहीं है हम, ठीक, इसको कट करते हैं। 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स की बात, 40 वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो 40 वुमेन्स में 10 10 10 10 पाने वाली कुछ वुमेन्स हैं, कुछ वुमेन मतलब कितनी है, 1 2 3 4 5 वुमेन्स 10 पाने वाली हैं। अब इसके बाद 30 पाने वाली, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 30 पाने वाली हैं, ठीक। फिर ऐसे ही करके मैंने मतलब लिख दिया, 40 तक जाना था, 40 वुमेन्स तक, ऐसे काउंटिंग में हम चलेगा, पूरा लिखने में भर जाएगा पूरा पेज। इसलिए पूरा भरे ना पेज, इसलिए आप क्या करते हो, ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हो कि 10 पाने वाली वुमेन्स कितनी थी, 5 है, 30 पाने वाली वुमेन्स कितनी है, 10 है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये x की वैल्यू थी, नॉर्मल बस x था, यहाँ पर आइटम्स लिख दिया था, यहाँ पर टोटल बता दिया। अब ये x में से 10 पाने वाली 5 वुमेन्स हैं, 30 पाने वाली 10 हैं, फिर 40 पाने वाली 20 है, ठीक, कितना हो गया, 20 30 35 हो गया, 5 पाने वाली 45 पाने वाली 5 है। तो अब इससे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी 100 आ गया, सॉरी 100 नहीं 30 आ गया, मैंने 100 क्यों लिखा है, 20 30 40 40 आ गया, 40 आ गया, यही 40 वुमेन्स थी यहाँ पर। अब ये 40 वुमेन्स हमने डिवाइड कर दिया कि कौन कितना पाया है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब यही सी का यही, अब इसके आगे तो ये था, ये तो काउंटेड हो सकता था, ये कैन बी काउंटेड, इसको काउंट कर सकते हैं हम, तो हमने गिन के लिख दिया। अब कुछ चीजें होती है जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सबको हम मेजर नहीं कर सकते, तो जिससे सॉरी काउंट नहीं कर सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो क्लास में होता है, क्लास इंटरवल में होता है, किसमें होता है, क्लास इंटरवल में होता है। जैसे 0 से 10 रेंज हो गया, 10 से 20 रेंज हो गया, 20 से 30 रेंज हो गया, 30 से 40 रेंज हो गया। अब यही क्या हो गया, यहाँ पर हम देखना हो कि अब ये जो 10 स्टूडेंट्स थे या चलो 100 एम्प्लॉयज हैं, इन हम 100 एम्प्लॉयज में सैलरी की बात करते हैं, तो 0 से 10,000 तक पाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 से 20 पाने वाले 50 लोग हैं, 20 से 30 पाने वाले 20 लोग हैं, ठीक, 5 6 7 8, और 40 से 5 40 20 40 पाने वाले 20 लोग हैं।
अब ये करके क्या हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एक्स हो गया अब इसका, तो ये क्या है, ये क्लास इंटरवल के बीच की बात। अब सैलरी पॉइंट में भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, इसको हम मेजर ऐसे भी कर सकते हैं, वेट कर लो, हाइट कर लो, कुछ भी कर लो। वो ऐसे अगर इंटरवल दे दिया, रेंज दे दिया कि ये एक लाइन था, इस लाइन में पूरा ये 100 तक का लाइन था, तो इसमें 40 तक का है ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। तो इसके बीच वाले, इसके बीच वाले, इसके बीच वाले और इसके बीच वाले, ऐसे करके रेंज बना दिया कि इसके बीच वाले 10 हैं, इसके बीच वाले 50 हैं, इसके बीच वाले 20 हैं और इसके बीच वाले 20 हैं। ठीक, ऐसे करके इसको बांट दिया। ओके, सो अगर ऐसे कर रहे हो तो वो कौन सा सीरीज हो जाएगा, कंटिन्यूअस सीरीज। आगे आपकी स्लाइड में यही लिखा है कि 3 बेसिस पे आप अपने बांटते हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है, आपने क्लासिफाई कर लिया, हर चीज को क्लासिफाई कर लिया, जोग्राफिकल बेसिस पे जैसा करना है, क्वांटिटेटिव बेस पे, क्वालिटेटिव बेस में सब पढ़ लिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, एब्सेंस बेसिस, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल दोनों पढ़ लिया। अब इसको हम कैसे दिखा रहे हैं, टेबल के फॉर्म में बना के दिखा रहे हैं। अब पूरा ऐसे टेबल बना दिया हमने, बकायदा सुंदर सा टेबल ऐसे एक बनाया, जिसमें से 2 बॉक्स ऐसे कर दिया। ठीक, यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिख दिया, जो भी वेरिएबल है आपका, यहाँ उसका पर्टिकुलर डिटेल देंगे हम। ठीक, यहाँ पर लिखा एज। ठीक, एज के बेसिस पे, अब आपने एज के बेसिस पे यहाँ पर उसको अलग अलग कॉलम कर दिया। मुझे एक और लाइन बनाना था, लेकिन ये कैसे बनाऊं, मिटा देती हूँ, मैं तो मिटा सकती हूँ। ये एज के बेसिस पे पहला था। ठीक, तो अब यहाँ पर 25 से कम, 25 से 50, 50 से ऊपर। अब जेंडर के बेसिस पे बना दिया, मेल हो गया, फीमेल हो गई। ठीक, और अदर्स भी हो सकते हैं, अदर भी लिख दिया। ठीक, फिर एजुकेशन के बेस पे बना दिया, तो जो भी एजुकेशन है XYZ लिख दिया, अदर चीज के बेसिस पे बना दिया। तो ऐसे क्या किया हमने, टेबल बना दिया है क्या, तो मतलब सिस्टमैटिक वे में हमने अगर चीजों को ऐसे टेबल के फॉर्म में, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफ के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में दिखा रहे हो, जिससे आपको समझने में, विजुलाइज करने में आसानी हो। या एक बार इस टेबल को देख लिया तो मुझे पता चल जाएगा 25 से कम आने वाले 10 हैं, इतने हैं, इतने हैं, इतने इतने इतने, हमको अमाउंट पता चल गया एक झलक देखने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, टैबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, जो क्लासिफाइड डेटा था उसको टैबुलर फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो उसको टैबुलेशन हम कहेंगे। सो LR कॉर्नर ने दिया भी था कि टैबुलेशन इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा का ही है, जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा था यहाँ पर, उसको टैबुलर फॉर्म में सिस्टमैटिकली आपने दिख दिया, कोई डिजाइन के फॉर्म में आपने उसको दिखा दिया, तो उसको आप क्या कहोगे, टैबुलेशन। ओके, तो टैबुलेशन करने का कुछ सिस्टमैटिक वे है। सबसे पहले आपको टेबल नंबर लिखना होगा, सीरियल नंबर रखना होता। अगर आपके एक पूरे जो भी आपने डेटा निकाला है, देखते होगे ना रिपोर्ट, अगर एनुअल रिपोर्ट देखना, उसमें टेबल अगर दिया है तो ऊपर लिखा रहता है टेबल 1.1, फिर 1.2, 1.3, फिर दूसरा टॉपिक चल जाता है 2.1, 2.2, 2.3, तीसरा टॉपिक है 3.1, 3.2, 3.3। ऐसे आपको क्या करना होता है, टेबल को सीरियल नंबर देना होता है। सबसे पहला आपका काम यही होता है। आपको पहले रोज एंड कॉलम्स तो मैंने बता ही दिया है, उसमें दिखाना होता है। तो सबसे पहला काम आपको टॉप पे उसके टेबल सीरीज लिखना होता है। नेक्स्ट टाइटल लेना होता है कि उस किसके बारे में, अगर टेबल ये ऐसे 1 लिख रहे हो, टेबल 1 लिख रहे हो 1.1, तो वो किस चीज को बता रहा है, जिसकी चीज को बता रहा है उसका यहाँ पर टाइटल दो। ठीक, ब्रीफ, क्लियर एंड कंप्लीट। छोटा देना है, क्लियर देना है और येट कंप्लीट देना है, कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक, टेबल के ऊपर लिख दो। ठीक, फिर स्टेप्स करो। हॉरिजॉन्टल लॉज में जो भी लिखा जाता है उसको स्टेप्स कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लॉ में यहाँ पर लिखा रहा है उसको आप क्या कहोगे, ये जो यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रो, ये यहाँ जो लिखे हो उसको लिखो। ठीक, फिर कैप्शन लिखते हो, द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम। अब जो कैप्शन है, कैप्शन इसे कहते हैं, जो यहाँ पर लिख रहे हो उसको कैप्शन कहते हैं, कि इसके अंदर जो जो चीजें आएंगी, ठीक, वो आपके कैप्शन हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे मेन बॉडी। अब अंदर का जो चीज लिख रहे हो, जो यहाँ पर लिखोगे, जो भी फैक्ट्स आपको पता चला, ये क्या है, ये मेन बॉडी है। ठीक, ये क्या था, कैप्शन था, ये क्या था, सबस था। ओके, और यहाँ क्या आया था, टाइटल नेम आया था, और वो टेबल नंबर। फिर मेन बॉडी आ गया आपका, जो भी था आपका फैक्ट्स आप बताओगे। फिर हेड नोट और प्रीफेटरी नोट्स क्या होता है, नोट रिटन ऑन दी अपर साइड ऑफ द टेबल टू गिव सम एक्सप्लेनेशन। अब जो ये नोट है, हेड नोट है या प्रीफेटरी नोट है, वो कहीं ना कहीं ऊपर या कहीं पर लिखा रहता है कि किस चीज के बारे में आप ये चीज को पूरा कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखना है आपको, तो उसके बारे में आप उसको अपर साइड में बताते हो। ठीक,
और लास्टली फुट नोट क्या होता है? अ नोट रिटन बिलो द लोअर साइड ऑफ द टेबल टू गिव सम इंस्ट्रक्शन। कुछ ऊपर लिख रहे हो इस टेबल के, कहाँ गया, इस टेबल के ऊपर कुछ लिख रहे हो तो अपर हो जाए, अपर नोट हेड नोट हो गया, जो आपके वर्ड में आता भी है हेड नोट हो गया। और नीचे लिख रहे हो तो उसको क्या होता है? फुट नोट। जनरली क्या लिखाता है, जिस भी जगह का आपका ये होता है वो वहां पर आपने हेड नोट में लिख देते हैं, आपकी कंपनी का नाम हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपके हेड नोट में आ गया। ठीक, क्या चीज किस चीज के बारे में ये बता रहा है, उसका एक मेन हेडिंग हो गया। फुट नोट में जनरली सिग्नेचर हो जाता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो जाती है आपके फुट नोट में। ओके, नेक्स्ट लास्टली आपका क्या था? लास्टली सोर्स नोट जरूर लिखना होता है। सोर्स, आप कहाँ से ये सोर्स लेकर आ रहे हो, जो डेटा है अगर आपका है तो आपने क्या चीज किया है, तो यहाँ पर छोटा सा आप यहाँ लिखते हो सोर्स का हेडिंग। सोर्स का हेडिंग डालने के बाद आप जिस भी सोर्स से इस टेबल को लिए होते हो, आपका खुद का होता है तो आपको अपना खुद का लिखोगे, यहाँ पर बताओगे किस चीज का है। एंड सेकेंडरी डेटा से कर रहे हो तो अगर आप रिपोर्ट पढ़ के कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे एनुअल रिपोर्ट ऑफ इन्फोसिस, या जो भी कंपनी का कर रहे हो उसके यहाँ लिखोगे, जितने से जितने ईयर का कर रहे हो उसको लिखोगे। ठीक, तो सोर्स आप यहाँ पर लिख देते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट आपका, अच्छा लास्ट यही था। ठीक, सो लास्ट आपका यही था। लास्टली आप सोर्स ही लिखते हो, सोर्स लिख के आप उसको खत्म करते हो, फिर आपका टेबल बन जाता है। एग्जैक्टली क्लासिफाई करने के बाद टेबल फॉर्म इसलिए बनाते ताकि आपकी चीजें सिस्टमैटिक वे में आप एक अरेंज कर दो। एक पूरा एक पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है, एक पैराग्राफ में अलग अलग चीजें हेडिंग बना के आपने भले लिखी है, लेकिन उस पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है कि आप एक टेबल बना दोगे तो वो पैराग्राफ ना पढ़ के फिर वो टेबल ही पढ़ के सारी चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप क्लियर हो गया होगा, सारा चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका यही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें वही कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज आता है। तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे हम कैसे उसका टेबल बनता है, कैसे टैली किया जाता है। ठीक, कैसे टैली बनता है, टैली टेबल कैसा होता है उसको देखेंगे, फिर हम अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपका इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इसको खत्म करने के बाद आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप पढ़ोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड कोई भी क्वेरीज होगी जरूर बताना, नेक्स्ट जो भी क्लासेस रहेंगे उसमें आप इन्फॉर्म कर देना। ओके, चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।